दोस्तों, आज आप सुनेंगे जैक रीचर सीरीज का मशहूर नॉवल वन शॉट हिंदी में। इसका पहला भाग आप ऑलरेडी सुन चुके हैं और आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मशहूर जासूस जैक रीचर के उपन्यास वन शॉट के दूसरे भाग की। अध्याय 4। रीचर ने शहर के बीचों बीच फर्स्ट स्ट्रीट से 2 ब्लॉक पहले मेट्रोपोल पैलेस नाम के होटल में चेक इन किया, जिमी रीस के नाम से। होटल के पास ही शहर का मुख्य शॉपिंग का इलाका था। उसने रिसेप्शन पर जाकर रात भर के लिए कैश में किराया जमा करा दिया। वो बहुत पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों के नाम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर चुका था और इस बार उसने उस टाइम के सेकंड बेसमैन के नाम का इस्तेमाल किया था जब यांकीज चैंपियन नहीं थे। 1930 के बीच जिमी रीस बहुत ही अच्छा खेला था, लेकिन 1931 में उसने खराब खेल दिखाया था। अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर लेट गया और अपने हाथों को सिर के नीचे टिका लिया। फिर वो 14 साल पहले की कुवैत सिटी में पहुंच गया। सफ़ेद प्लास्टर की हुई इमारतें, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद ही पोशाकों में लिपटे लोग। जेम्स बार ने उस समय जिस गैराज का इस्तेमाल किया था वो भी सफ़ेद था और उसके सामने वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग भी सफ़ेद थी। चारों मरने वालों ने आंखों पर काले रंग के गॉगल्स चढ़ाए हुए थे, तभी उनके सिरों का निशाना लेने में आसानी हुई थी, लेकिन एक भी गॉगल टूटा नहीं था। वो जैसे के तैसे नीचे गिर गए थे। चारों गोलियां भी बरामद हो गई थीं और उन्हीं ने केस हल करने में अच्छी खासी मदद की थी। 168 ग्रेन जैकेटेड बोट टेल्स, ये अमेरिकन स्नाइपर की गोलियां थीं, आर्मी या मरीन से संबंधित स्नाइपर की। अगर बार ने कोई आम राइफल या सब मशीन गन इस्तेमाल की होती तो रीचर उस तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि स्नाइपर्स को छोड़कर बाकी सभी किस्म की गन्स में नाटो स्टैंडर्ड की गोलियां इस्तेमाल होती थी। लेकिन अपनी स्पेशल राइफल को एक बार जीते जागते इंसानों पर इस्तेमाल करने की इच्छा ने जेम्स बार का पुलिंदा बांध दिया था। उसकी राइफल से निकली 13 सेंट की उन चारों गोलियों ने उसके ताबूत में जैसे कीलें ठोक दी थी। लेकिन उसके बाद भी ये केस काफ़ी जटिल था और शायद रीचर की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन भी। उसने इसकी इन्वेस्टिगेशन में वो सारे पैंतरे आजमाए थे जो किसी सफल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद होते हैं: लॉजिक, डिडक्शन, पेपरवर्क, फुटवर्क, इंट्यूशन और अंत में एलिमिनेशन। और नतीजा था जेम्स बार, वो आदमी जिसने आखिरकार सिरों के पीछे उड़ने वाली गुलाबी धुंध को असल में देख लिया था, जो पकड़े जाने के बाद भी अपने चेहरे पर सुकून की लकीरों के साथ नजर आया था। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया था। ये कन्फेशन स्वेच्छा से था, तेज था और अपने आप में कंप्लीट था। रीचर ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। बार ने बड़े ही आराम से अपने अनुभव के बारे में बताया था। राजनीतिक दबाव के चलते जब उसे छोड़ दिया गया था तो उसने सहानुभूति दर्शाने जैसे भाव भी दिखाए थे, मानो रीचर की अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। और आज 14 साल के बाद वो अपना अपराध कबूल नहीं कर रहा था। एक और भी अंतर था इस बार की घटना में और उस बार की घटना में, लेकिन रीचर उस अंतर को पकड़ नहीं पाया। इसका संबंध उस समय कुवैत सिटी में पड़ रही भीषण गर्मी से था। भाग 2। ग्रेगोर लेंस्की ने अपने मोबाइल से जैक को कॉल की। जैक वो आदमी था जिसके लिए वो काम करता था। वो सिर्फ जैक नहीं था, वो दी जैक था। ये उसे दिए जा रहे सम्मान का हिस्सा था। दी जैक की उम्र 80 साल थी, लेकिन वो अब भी किसी अच्छे खासे इंसान की बाह एक पल में चटका सकता था। वो एक बूढ़े सांड की तरह था। उसकी ताकत और आदत अब भी बरकरार थी और इन्हीं दोनों चीज़ों के चलते ही वो 80 साल की उम्र तक पहुंचा था, वरना तो वो 20 की ही उम्र में मर खप गया होता। यही वो समय था जब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसा हो गया था और अपना असली नाम भी भूल गया था। लेंस्की ने उससे कहा, वकील अपने ऑफिस वापस चली गई है। रीचर फर्स्ट स्ट्रीट के ईस्ट की तरफ चला गया था। मैंने उसका पीछा नहीं किया था, लेकिन वो बस डिपो की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ा है। लगता है कि वो शहर में ही रुक गया है। मेरा अंदाज़ा है कि वो मेट्रोपोल पैलेस में ठहरा है, क्योंकि इस दिशा में उसके अलावा और कोई होटल नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ देर बाद उधर से द जैक की आवाज़ आई। वो यहाँ पर कब तक है? ये तो डिपेंड करता है। वैसे आया तो जेम्स बार के लिए ही है, लेंस्की ने कहा। द जैक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मेरे ख्याल से हमें उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना चाहिए
या फिर उसके हौसले पस्त करने चाहिए। मुझे बताया गया है कि वो एक सोल्जर था, तो पक्का उसके तौर तरीकों का एक निश्चित पैटर्न होगा। अगर वो मेट्रोपोल में है तो आज की रात वो वहाँ टिक कर नहीं रहने वाला। एक सोल्जर के लिए वहाँ कोई मज़ा नहीं है। वो कहीं बाहर ज़रूर जाएगा, शायद अकेले ही। तो बाहर कोई भी घटना होना संभव है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कोई बड़ा तमाशा खड़ा करो, लेकिन अपना एक भी आदमी इस्तेमाल मत करना। ऐसा करना कि सब कुछ नेचुरल लगे। और डैमेज कितना? लिंस्की ने पूछा। कम से कम 1-2 हड्डियां ज़रूर टूटनी चाहिए। सिर को भी ठोक देना। हो सकता है कोमा में चला जाए, अपने दोस्त जेम्स बार के साथ ही, द ज़ेक ने कहा। और उस वकील का क्या? अभी के लिए उसे छोड़ दो, ज़रूरत पड़ी तो बाद में उसे भी देख लेंगे। भाग 3। हेलन रॉडिन ने ऑफिस में 1 घंटा अपने डेस्क पर काम करते हुए बिताया। इस दौरान उसका फ़ोन 3 बार बजा। पहली कॉल फ्रैंकलिन की थी। उसने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि वो बिना उचित मेहनताने के इस केस पर आगे काम जारी नहीं रखेगा। उसके 10 मिनट बाद अगली कॉल आई, जो हेलन के पिता की थी। वो ये जानने की फिराक में थे कि हेलन जैक रीचर के साथ मिलकर अब आगे क्या करने जा रही है, लेकिन हेलन ने गोलमोल बातों से उन्हें टरका दिया। तीसरी कॉल हॉस्पिटल से रोजमेरी बार की थी। उसने बताया, जेम्स को होश आ रहा है, वो कोमा से बाहर आ रहा है। हेलन ने सवाल किया, क्या वो बातचीत करने लायक हो गया है? डॉक्टरों का कहना है कि शायद कल तक वो बात कर पाएगा, रोजमेरी ने कहा। लेकिन क्या उसे कुछ याद भी होगा? हाँ मिस रॉडिन, डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा होना काफ़ी हद तक संभव है। भाग 4। 1 घंटे के बाद रीचर मेट्रोपोल से निकला। वो कोर्ट हाउस के पास बने स्टोर्स की तरफ बढ़ चला। उसे कुछ कपड़े लेने थे। वहाँ एक दुकान से उसने कुछ कामचलाऊ कपड़े खरीदे, पैंट और उसी से मिलते जुलते रंग की फ्लानेल की शर्ट। फिर उसने ट्रायल रूम में जाकर कपड़े बदले और उतारे हुए कपड़े वहीं स्टोर के डस्टबिन में डाल दिए। उसके पूरे $40 इस काम में खर्च हुए थे, लेकिन अगले 4 दिनों के लिए नए और साफ कपड़ों का इंतज़ाम हो गया था। हालांकि एक नज़र देखने में ये फिजूल खर्ची सी ही थी, लेकिन $10 हर दिन का खर्च और भारी भरकम बैग ढोने से छुटकारा। इसलिए कुल मिलाकर सौदा कतई महंगा नहीं था। वहाँ से वो प्लाजा पहुँचा तो उसने देखा कि फाउंटेन फिर से चलना शुरू हो चुका था। छोटा सा पूल अब धीरे धीरे भर रहा था। कुछ लोग पूल के किनारे खड़े देख रहे थे और कुछ इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उस छोटे रास्ते पर जाने से हर कोई कतरा रहा था, जहाँ मरे हुए लोगों की लाशें पाई गई थीं और जहाँ अब श्रद्धांजलि के फूल और दूसरी चीज़ें पड़ी थीं। शायद अब कोई दोबारा उधर जाता भी नहीं। सब लोग लंबे NBC के लोगों के बगल वाले रास्ते से गुजरकर आ जा रहे थे, शायद डर से या फिर आदर से। रीचर फूलों के बीच से होता हुआ छोटी दीवार पर जाकर बैठ गया। उसने नज़रें उठाकर DMV इमारत की तरफ देखा और फिर सामने हाईवे पर रेंगती कारों को। तभी उसने पाया कि हेलन रॉडिन उसके नज़दीक ही आकर बैठ गई थी। उसने कहा, मैंने खिड़की से तुम्हें देख लिया था और इसीलिए मैं फ़ौरन दौड़कर यहाँ आई हूँ। मुझे डर था कि तुम फिर से कहीं गायब ना हो जाओ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जेम्स बार को होश आ रहा है। कल तक शायद वो कुछ बोलने के लायक हो जाए। अब ऐसे में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम एविडेंस एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ काम कर सकते हो? रीचर ने कंधे उचकाए और बोला, लेकिन उस काम के लिए फ्रैंकलिन है तो सही तुम्हारे पास। हेलन ने सिर हिलाते हुए कहा, फ्रैंकलिन पुलिस डिपार्टमेंट में अपने पुराने साथियों का बड़ा ही करीबी है। वो मेरे लिए पूरी ईमानदारी से शायद काम ना करे। और वैसे भी तुम्हें इतना ही तो देखना है कि प्रोसिक्यूशन का केस बार के खिलाफ कितना मजबूत है। बस तुम्हें यही पक्का करना है और उसके बाद तुम आराम से इस शहर से जा सकते हो। और अगर मुझे कोई कमी मिली तो क्या मुझे उसे तुम्हें बताना होगा? रीचर ने पूछा। अरे वो तो मैं तुम्हारी आंखों में देख लूँगी। तुम जो जो करोगे वो मुझे पता रहेगा ही। अगर तुम चले गए तो इसका मतलब कि केस मजबूत है, और अगर यहीं टिके रहे तो मतलब केस कमज़ोर है। और सही बात यह है रीचर कि फ्रैंकलिन ने इस केस पर काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे रुपए पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पैसा तो मुझे भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसे कर रही हूँ क्योंकि दूसरा कोई वकील इसमें हाथ डालने को कभी राजी नहीं होता, सिर्फ इसलिए। रीचर मुस्कुराया और बोला, अगर फ्रैंकलिन बिना पैसे के ये काम करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं भला इसे बिना पैसे के क्यों करूं? हेलन मुस्कुराई और बोली, क्योंकि ये करना तुम्हारी मजबूरी है और मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए मन बना भी चुके हो।
इसीलिए तुम सबसे पहले मेरे डैडी के पास गए थे। वो अपनी जीत का पक्का यकीन किए बैठे हैं। लेकिन तुमने बताया था कि तुम बारीकी से काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर हो, तो तुम्हारी फितरत को देखते हुए ये सोचना गलत नहीं होगा कि तुम तब तक इस शहर से विदा नहीं लोगे जब तक कि तुम्हें इस बात का पक्का यकीन नहीं हो जाता कि सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर तुम मेरे इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करने को राजी हो जाते हो तो तुम सारे सबूत और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख परख सकते हो, क्योंकि तब पुलिस को मजबूर होकर ये सब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। डिफेंस को पूरी जांच पड़ताल करने का अधिकार होता है। इसलिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो वैसे तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। वो यूं ही किसी राह चलते को तो कुछ दिखाने से रहे। रीचर ने तुरंत निर्णय लिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हेलेन ने उंगली से इशारा किया। पश्चिम की तरफ 4 ब्लॉक आगे जाकर 1 ब्लॉक दक्षिण की ओर पुलिस डिपार्टमेंट है। मैं ऊपर जाकर एमरसन को कॉल कर देती हूँ। रीचर थोड़ा चौंका और बोला, क्या ये काम अभी ही करना होगा? बिल्कुल रीचर, जेम्स बार को होश आने वाला है, इसीलिए अब मैं ये सिलसिला जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। कल मैं किसी ऐसे साइकियाट्रिस्ट को ढूंढने की कोशिश करूंगी जो फ्री में काम करने को तैयार हो जाए। मुझे अब भी यही लगता है कि मेडिकल ग्राउंड ही उसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। भाग 4। रीचर बताई गई जगह पर पहुंचा और अंदर जाकर एमरसन से मिला। एमरसन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, हमें तब बड़ा ही आनंद आता है जब आरोपी का कोई पुराना दोस्त हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिलाने आता है। कुछ जानकारी मैं तुम्हें खुद ही दे देता हूँ, बाकी की डिटेल्स क्राइम सीन का टेक्नीशियन दे देगा। आप बिना किसी संकोच के जो चाहे देख सकते हैं और जो चाहे पूछ सकते हैं। रीचर मुस्कुरा दिया। 13 साल वो खुद पुलिस जैसा ही काम कर चुका था, इसीलिए उसे इस विभाग के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा शैली की अच्छी समझ थी। वो एमरसन की भाषा भी समझ गया। जिस तरह से उसने ये बात कही थी उसका अर्थ एकदम साफ था। एमरसन उस टाइप का इंसान था जिसे अपने कामकाज में मीन मेख निकालने वाले बंदे से मिलना पसंद आया था, क्योंकि अपने केस की मजबूती को लेकर उसे पक्का यकीन था। एमरसन ने उससे पूछा, तुम जेम्स बार को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे, है ना? जवाब देने की बजाय रीचर ने उल्टा सवाल किया, क्या तुम जानते थे? मैं कभी उससे मिला नहीं, उसके खिलाफ पहले कभी कुछ सुनने को नहीं मिला मुझे, एमरसन ने कहा। क्या उसकी राइफल रजिस्टर्ड थी? रीचर ने पूछा। हाँ थी, रजिस्टर्ड और अनमॉडिफाइड। ऐसी ही दूसरी बंदूकें भी थीं। क्या वो शिकार वगैरह के लिए जाता था? रीचर ने पूछा। वो एनआरए का मेंबर नहीं था, किसी गन क्लब से भी उसका कोई संबंध नहीं था। वो एक साधारण सा लो प्रोफाइल नागरिक था, एक तरह से नो प्रोफाइल किस्म का। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो पुलिस की नज़र में आता। रीचर ने आगे कहा, मैंने एलेक्स रॉडिन से बात की थी, वो काफ़ी संतुष्ट है। एमरसन गर्व से मुस्कुराया और बोला, हाँ तो उसे होना भी चाहिए, हमने काम ही इतना बढ़िया किया है। पहले शॉट के 6 घंटों के अंदर ही तुम्हारा पुराना दोस्त हमारे कब्जे में आ गया था। ये केस सिर्फ जीतने के लिए ही बना है, मेरे अब तक के कैरियर का सबसे बेहतरीन केस। रीचर ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तो फिर मैं ये सब देखने यहाँ बेकार में ही आया हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा क्राइम सीन वाला टेक्नीशियन अपनी मेहनत को दिखाने के लिए बड़ा ही उत्सुक है, उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। एमरसन रीचर को लैब में छोड़ गया। वहाँ उसने रीचर का परिचय वकील के सहयोगी के तौर पर दिया। उसके बाद वो बाहर चला गया और लैब में रीचर और क्राइम सीन टेक्नीशियन ही रह गए। ये बैलेंटोनियो नाम का एक 40 साल का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। उसने बड़े ही करीने और सलीके से सारे सबूतों को एक बंद गैराज में कई लंबी लंबी मेज़ों पर रख छोड़ा था। कैंटीन में इस्तेमाल होने वाली मेज़ों की तरह की सभी मेज़ें हर बाजू में पड़ी हुई थीं। उनके ऊपर दीवारों पर कॉर्क बोर्ड्स टंगे थे, जिनके ऊपर पिन की सहायता से पूरी जानकारी देते सैकड़ों छपे हुए कागज़ के पन्ने जड़े हुए थे। गैराज के बीचों बीच जेम्स बार की बेज कलर की डॉज कैरेवान गाड़ी खड़ी थी। गैराज पूरी तरह से साफ सुथरा था और तेज़ रोशनी से चमक रहा था। गाड़ी का स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला हुआ था और एक ट्यूबलाइट लगाकर उसके अंदर रोशनी का भी इंतज़ाम किया गया था। क्या तुम मुझे इन सब के बारे में बताओगे? रीचर ने पूछा। हाँ हाँ ज़रूर। बैलेंटोनियो ने ट्रैफिक कोन से शुरुआत की। वो एक चौकोर गत्ते के टुकड़े पर रखा हुआ था। उसके ऊपर पाउडर की परत थी और ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। ये बिल्कुल साफ था कि जेम्स बार ने इस कोन को छुआ था। फिंगरप्रिंट्स के साथ हथेली के निशान भी उस कोन पर साफ देखे जा सकते थे।
ऐसा ही हाल पार्किंग मीटर से बरामद हुए सिक्के का था, राइफल की गोली के केस का भी। बेलेंटोनियो ने पार्किंग गैराज की फुटेज के कुछ लेजर प्रिंटेड स्टिल उसे दिखाए। वैन घटना से कुछ ही समय पहले आई थी और घटना के फौरन बाद वहां से रवाना हो गई थी। बेलेंटोनियो ने उसे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाईं। कार के फर्श पर पड़े कारपेट के फाइबर, कुत्ते के रोएं, डेनिम जीन्स के रेशे, रेनकोट के रेशे, बार के घर से बरामद एक कपड़े का टुकड़ा, उसके क्रेप सोल के जूते और घर के बेसमेंट, गराज, किचन, लिविंग रूम और बेडरूम के फर्श से मिली सीमेंट डस्ट। रीचर ने पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल्स और पुलिस की गाड़ियों के बीच हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट्स भी देखे। फिर उसने क्राइम सीन प्रोटोकॉल का भी निरीक्षण किया। वर्दीधारी ऑफिसर्स की शुरुआत, बेलेंटोनियो की टीम के द्वारा किया गया फॉरेंसिक इंस्पेक्शन, एमरसन का पार्किंग मीटर से सिक्के निकालने के लिए कहना वगैरह। फिर उसने अरेस्ट रिपोर्ट देखी। ये प्रिंटेड थी और इसमें सारी डिटेल्स मौजूद थीं। स्वॉट टीम की रणनीति, सोता हुआ अभियुक्त, पैंट से मिले बटुए से मिला ड्राइविंग लाइसेंस, फिर पैरामेडिक टेस्ट, K9 टीम द्वारा कुत्ते को पकड़ा जाना, अलमारी से बरामद कपड़े और जूते, बेसमेंट में गन का पाया जाना, सब कुछ। उसने गवाहों की रिपोर्ट भी पढ़ी। एक मरीन के बंदे ने 6 गोलियों की आवाज़ें सुनी थीं। सेल फोन कंपनी ने रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी थी। उस आवाज़ को दर्शाता हुआ एक ग्राफ भी वहाँ लगा हुआ था। उसमें 6 उठी हुई लकीरें जैसी थीं। बाएं से दाएं बनी वो लकीरें कुछ ऐसा बता रही थीं जिनसे हेलन रोडिन की बात की ही पुष्टि होती थी। 1, 2, 3, विराम, 4, 5, 6। ग्राफ के हिसाब से आवाज़ें थोड़ी धीमी थीं, लेकिन रिकॉर्डिंग में साफ सुनी जा सकती थीं। ग्राफ के टाइम बेस के अनुसार 4 सेकंड से भी कम टाइम में वो 6 गोलियां चली थीं। फिर रीचर ने राइफल की तरफ देखा। ये एक प्लास्टिक स्लीव के अंदर रखी थी। उसने उसके ऊपर रखी रिपोर्ट को पढ़ा। स्प्रिंगफील्ड M1A सुपर मैच, 10 शॉट मैगजीन। 4 गोलियां उसमें अब भी बाकी थीं। बाहर की उंगलियों के निशान सब जगह मौजूद थे। दस्ते पर मौजूद खरोंच का मैच मौके से मिली वार्निश की खुरचन से हो गया था। पूल से मिली साबुत गोली, साथ में बैलिस्टिक की रिपोर्ट, सब कुछ परफेक्ट था, यानी केस क्लोज्ड। बेलेंटोनियो ने उसकी तरफ देखते हुए गर्व से पूछा, हमने अच्छा काम किया है ना? आउटस्टैंडिंग, मेरे आज तक देखे हुए सारे कामों से भी ज़्यादा अच्छा, रीचर ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, क्या कुछ ऐसा भी है जिससे तुम बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हुए हो? नहीं मिस्टर रीचर, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, एकदम उम्दा। तो फिर वो ट्रैफिक कोन को यहाँ क्यों छोड़ गया? वो वैन के पिछले हिस्से में इसे आसानी से रख सकता था। बेलेंटोनियो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रीचर ने फिर पूछा, और उसने पार्किंग का किराया क्यों भरा? इस बार बेलेंटोनियो ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं फॉरेंसिक का बंदा हूँ, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तब तक एमरसन वापस आ गया। रीचर को हार स्वीकार करते देखने के लिए वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। रीचर ने बिना कोई नानुकुर किए अपनी हार स्वीकार कर ली और दोनों को मुबारकबाद देता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। भाग 5। वहाँ से रीचर वापस हेलन के पास पहुँचा और उससे बोला, बहुत सॉलिड एविडेंस है हेलन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके लिए कुछ कर सकता है, तुम भी नहीं। लेकिन हम उसे यूं बिना किसी मुकदमे, बिना कार्रवाई और बिना किसी फैसले के मरने नहीं दे सकते हैं रीचर। उसे अपने लिए किसी की तो ज़रूरत है। रीचर ने सिर हिलाया और बोला, अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन घुमाना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से उसे पार्किंग मीटर के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मतलब है, यूं 10 मिनट के लिए भला कौन पार्किंग का किराया भरता है? ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है। ये कानून का थोड़ा ज़्यादा ही पालन करने वाली बात हो गई। मुझे लगता है इस बार वाकई में जेम्स का दिमाग सटक गया था, जैसे कुछ कंफ्यूज हो कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करूँगी, हेलन ने कागज़ पर नोट करते हुए कहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। क्या मेरे साथ डिनर लेना पसंद करोगी? नहीं, डिनर मुझे अपने डैडी के साथ लेना है। अगर डिनर के बाद ड्रिंक्स के लिए आ सकी तो आ जाऊँगी। यहाँ से 6 ब्लॉक नॉर्थ की तरफ एक स्पोर्ट्स बार है। ये शहर का इकलौता बार है जो सोमवार की रात को भी चालू रहता है। अगर मैं टाइम निकाल सकी तो तुम्हें वहाँ मिलूंगी, लेकिन पक्का वादा नहीं कर रही हूँ। रीचर मुस्कुराया और बोला, पक्का वादा तो मैं भी नहीं कर सकता। हो सकता है उस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ और जेम्स बार का लाइफ सपोर्ट हटा रहा हूँ। फिर वो लिफ्ट में सवार होकर नीचे पहुँचा। लॉबी में रोज़मेरी बार खड़ी थी। मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, उसने रीचर से कहा।
आओ बाहर चलकर बात करते हैं। वो उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकल आया और प्लाजा के पास से गुजरता हुआ पूल की दक्षिणी दीवार के पास आ गया। वो दोनों उसी जगह पर बैठ गए जहां वो पहले बैठा था, फ्यूनरल ट्रिब्यूट वाली जगह के पास। रोजमेरी ने उससे कहा, देखो रीचर, तुम्हें अपना दिमाग खुला रखकर सोचना चाहिए। तुम यहाँ पर आओ ये जेम्स की इच्छा थी और यही बात साबित करती है कि वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। देखिए मिस बार, मैं अभी अभी सारे सबूत देख कर आया हूँ। वो सारे बहुत ही परफेक्ट हैं और उसे अपराधी साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रोजमेरी बार अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया हो तो? उसने हमेशा तुम्हारी शर्त का पालन किया हो और यहाँ कोई चूक हो रही हो तो? तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम उसके खिलाफ खड़े होने को तैयार हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए? अगर उसने ये नहीं किया है तो तब क्या तुम अपनी पूरी कोशिश उसकी मदद करने में नहीं लगाओगे? लेकिन अगर मैं गलत साबित हुआ तो फिर उसे मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, रीचर ने कहा। वो सब मैं नहीं जानती। तुम ये बताओ कि तुम मदद करोगे या नहीं? हाँ ठीक है, करूँगा, रीचर ने हथियार डालते हुए कहा। तो फिर तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना होगा। तुमने अपने मन में जो बायस पाले हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। रीचर ने अचानक एक अलग सा सवाल किया। तुम उसे छोड़कर घर से क्यों चली गई थी? रोजमेरी बार ने कहा। इसलिए क्योंकि वो हर समय नाराज़ रहने लगा था। उसके साथ रहने में अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। मेरा भाई एक नाखुश इंसान है। शायद उसकी मानसिक हालत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये काम उसने नहीं किया है। और इसीलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम उसके प्रति अपने मन के नकारात्मक भावों को छोड़कर सारी बातों को सोचोगे। रीचर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कंधे उचकाकर वहाँ से खड़ा होकर चल दिया। भाग 6। उसने हॉस्पिटल जाकर जेम्स बार की लाइफ सपोर्ट मशीन नहीं हटाई। उसके बदले वो स्पोर्ट्स बार गया। ये एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसकी छत में काले पेंट किए हुए एसी डक्ट्स लगे थे। छत और दीवारों से दर्जन भर के करीब टीवी स्क्रीन्स लटके हुए थे। आम स्पोर्ट्स बार की ही तरह यहाँ भी वही सारी चीज़ें मौजूद थीं। शेल्फों पर फुटबॉल हेलमेट रखे थे। इसके अलावा हॉकी स्टिक्स, बास्केटबॉल्स, बेसबॉल्स और पुराने गेम शेड्यूल भी इधर उधर नजर आ रहे थे। वेट्रेस का काम करने वाली सारी लड़कियां चीयर लीडर जैसी रंग बिरंगी पोशाकों में थीं। बार का काम देखने वाला मेल स्टाफ धारीदार कमीजें पहने अंपायरों जैसी पोशाक में था। सारी टीवी स्क्रीन्स पर फुटबॉल चल रहा था। शायद सोमवार की रात फुटबॉल ही वहाँ खास प्रोग्राम होता था। वहाँ ढेर सारे लोग मौजूद थे। रीचर ने अपने लिए एक कोने में जगह ढूंढ ली और टेबल पर बैठ गया। फिर उसने बियर और चीज़ बर्गर का ऑर्डर दिया और अपना खाना खाते हुए गेम देखता रहा। समय गुजरता गया और भीड़ बढ़ती गई। तभी एक नौजवान सी लड़की उसकी सीट के पास आई और बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रीचर ने नज़रें उठाकर लड़की की तरफ देखा। उसके एक हाथ में बियर की बोतल और दूसरे हाथ में टाकोस थे। उसके लाल बाल थे और उसने लाल ही शर्ट पहनी हुई थी। पेंट डेनिम जैसी थी, लेकिन शायद स्पैंडेक्स थी। पैरों में चमचमाते लिजर्ड स्किन बूट थे। बियर पीने लायक उसकी उम्र नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ, वो किशोरावस्था को पार ज़रूर कर चुकी थी। उसके सवाल के जवाब में रीचर ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठने की बजाय उसकी बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गई। थैंक्स, उसने कहा। फिर अपनी बोतल से बियर के 2 बड़े घूंट भरकर वो फिर से रीचर की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ा आगे झुककर उसने पूछा, फुटबॉल पसंद आया? थोड़ा बहुत, रीचर ने कहा। कभी खेला भी था तुमने? आर्मी के लिए कोशिश की थी जब वेस्ट पॉइंट में था। क्या तुम टीम में थे? बस एक ही बार। क्या चोट वोट लग गई थी? नहीं, चोट लगी नहीं थी, लगा देता था औरों को। अच्छा, टाको खाओगे? नहीं, मैंने अभी अभी खाया है। मेरा नाम सैंडी है। और तुम्हारा नाम क्या है? जिमी रीस। ये सुनते ही लड़के की आंखों में हैरानी के भाव उभरे। रीचर को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ था। शायद उसके बॉयफ्रेंड का नाम जिमी रीस था या फिर वो न्यूयॉर्क यांकीज़ की ज़बरदस्त फ़ैन थी। अपनी हैरत के भावों को तुरंत ही छुपाते हुए लड़की बोली, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई जिमी रीस। तुम शहर में नए आए लगते हो। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, रीचर ने कहा। मैं सोच रही थी, अगर तुम्हें फ़ुटबॉल थोड़ा बहुत पसंद है
तो शायद तुम मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहो, किसी खामोश सी जगह पर। मेरे पास कार भी है। क्या तुम इतनी बड़ी हो कि कार चला सको? रीचर ने पूछा। मैं कई और भी चीज़ें कर सकने जितनी बड़ी हूँ, और कुछ में तो मैं कमाल हूँ, उसने बड़ी ही अर्थपूर्ण नज़रों से रीचर को देखते हुए कहा। अब तक वो अपनी सीट से उठकर खड़ी हो चुकी थी। रीचर के कोई जवाब ना देने पर उसने उसकी तरफ देखते हुए एक भद्दा सा इशारा किया। रीचर ने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बड़े आराम से कहा, ओह, तो तुम हुक्कर हो? नो वे, मैं ऑटो पार्ट स्टोर में काम करती हूँ। और इसी के साथ उसने चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी चीख भी काफ़ी तेज थी और तमाचे की आवाज़ भी। सब लोग मुड़कर उसी तरफ देखने लगे। लड़की फिर से चिल्लाई, इस आदमी ने मुझे हुक्कर कहा, मुझे वेश्या कहा इसने। कुर्सियां खींची जाने की आवाज़ आई और कुछ लोग तेजी से उठ खड़े हुए। लंबे चौड़े जीन्स बूट पहने 5 लोग। वो खुशी से बोली, ये मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों के सामने तूने मुझे हुक्कर कहा है। फिर उन 5 की तरफ देखते हुए वो जोर से चिल्लाई, दिमाग ठिकाने लगा दो इसका। रीचर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और शांति से खामोश खड़ा रहा। पहला नियम, खड़े हो जाओ और तैयार रहो। दूसरा नियम, दिखा दो कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। तीसरा नियम, लीडर की पहचान करो। ये 5 लोग थे। 5 लोगों के ग्रुप में एक लीडर तो होता ही है। 2 लोग उसके जांबाज साथी होते हैं और 2 ढुलमुल से साथी होते हैं। तो अगर रिंग लीडर और उसके दोनों जांबाज धराशायी हो गए तो समझो मामला खत्म। बचे हुए दोनों ढुलमुल साथी पक्का भाग खड़े होते हैं। इसीलिए 1 पर 5 जैसा कोई मामला नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पर 3 जैसा ही काम रहता है। चौथा नियम, जो पहले शुरुआत करे वही है रिंग लीडर। 5 में से करीब 20 साल का पीले बालों वाला एक हट्टा कट्टा लड़का आगे बढ़ा। बाकी के 4 उसके पीछे 2-2 के ग्रुप में उसके आजू बाजू खड़े हो गए। रीचर एक कदम आगे बढ़ाया। 5वां नियम था, पीछे मत हटो। और 6ठा नियम था, तोड़फोड़ मत करो। बार में तोड़फोड़ करना खतरनाक साबित हो सकता था। मालिक इंश्योरेंस ऑफिस को फ़ोन करता, इंश्योरेंस कंपनी को पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती और पुलिस का पहला काम होता सबको उठाकर जेल में ठूंस देना, और जिसका सीधा सा मतलब यह होता था कि सारा इल्ज़ाम बाहर से आए आदमी के ऊपर मढ़ दो। लड़की फिर से चिल्लाई, इसने मुझे हुक्कर कहा है, सबक सिखा दो इसे। हट्टे कट्टे लड़के ने रीचर से कहा, एई बाहर चलो। रीचर ने बड़ी ही शांति से कहा, पहले अपना बिल तो चुका दो, क्योंकि बाद में तुम चुकाने लायक नहीं रहोगे। लड़के ने कहा, तुम्हारी जबान तो कैंची की तरह चलती है। अब देखते हैं कि हाथ पैर कितने चलते हैं। आओ ज़रा मैदान में, हो जाएं 2-2 हाथ। रीचर मुस्कुराया। उसका 7वां नियम था, क्रिया करो, प्रतिक्रिया नहीं। वो बोला, ठीक है, बाहर ही चलते हैं। पहले तुम। लड़के ने लड़की से कहा, सैंडी तुम यहीं रुकना। लड़की अदा से मुस्कुराई और बोली, मुझे खून खराबा देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। रीचर ने व्यंग्य से कहा, हाँ तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा इन 5 का खून बहते हुए देखना। फिर उसने अपनी टेबल पर $20 रखे और बार के बाहर की तरफ चल पड़ा। बाकी 6 लोग भी बाहर निकल आए। रीचर का 8वां नियम था, परिस्थितियों का जायज़ा लो और मौके की नज़ाकत को तोलो। उनमें से गोल चेहरे वाला और हट्टा कट्टा दिखने वाला लड़का ही थोड़ा ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी लग रहा था। इसे ही सबसे पहले गिराना होगा। वो सिर को नीचे झुकाकर वार करेगा, ऐसा रीचर का सोचना था, और रीचर का सोचना एकदम सही था। लड़का वाकई सिर को आगे करके हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ रीचर पर झपटा, लेकिन वो चूक गया, क्योंकि 9वां नियम ये था कि जैक रीचर से सांड की तरह लड़ना मुसीबत को न्योता देना है। लड़का जैसे ही अपनी झोंक में उस तक पहुंचा, रीचर का घुटना तेजी से उसकी छाती में आ टकराया, और इससे पहले कि वो संभलता, रीचर ने अपना पूरा वजन उसकी पीठ पर डालते हुए अपना पिछला पैर आगे को किया और अपना कंधा सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। लड़का सांड की तरह डकराता हुआ हवा में उछला और करीब 6 फुट दूर उछलकर जा पड़ा। उसने उठने की एक बार कोशिश सी की, लेकिन उठ नहीं पाया। उसका चेहरा खून से रंग चुका था और नाक टूट चुकी थी, यानी रिंग लीडर धराशायी था। रीचर ने आगे बढ़कर पैर की एक ज़बरदस्त ठोकर उसके पेट और कमर के बीच के हिस्से में दे मारी। अब इसके बाद सब कुछ आसान था। 2 लोग कंधे से कंधा जोड़े उसकी तरफ दौड़े। रीचर ने एक को अपने सिर की जोरदार टक्कर से
और दूसरे को उसके जबड़े पर जोरदार कोहनी के वार से शहीद कर दिया। दोनों सीधे जमीन पर फैल गए और वैसे ही पड़े रहे। मुकाबला खत्म। बाकी के दो जिधर सींग समाये उधर भाग निकले। हमेशा यही होता था। आखिरी दो हमेशा यही करते थे। सैंडी नाम की वो लड़की उनके पीछे भागी, लेकिन तेज भाग नहीं सकी। टाइट जीन्स और ऊंची एड़ियों वाले जूते उसकी रफ्तार के दुश्मन बन गए, लेकिन रीचर ने उसे जाने दिया। उसने पीछे मुड़कर उसके उन तीनों भाइयों की कमर पर एक एक लात और जमाई। फिर नीचे झुककर ये चेक किया कि उनकी सांसें चल रही थीं। फिर उसने उनकी जीन्स की हिप पॉकेट से मिले बटुए में उनके लाइसेंस देखे। अचानक वो चौंका और बटुए फेंक कर उठ खड़ा हुआ। किसी कार के उसी तरफ आने की आवाज़ आ रही थी। ये एक टैक्सी थी जिसमें से हेलन रॉडिन बाहर निकली। टैक्सी से उतरकर और उसका किराया चुकाकर उसे वहाँ से रवाना कर देने के बाद हेलन ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? ये तो तुम बताओगी। तुम इस शहर में रहती हो, क्या तुम इन तीनों को जानती हो? अरे पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलन ने पूछा। आओ यहाँ से चलते हैं। वहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद हेलन ने फिर से पूछा, तुम्हारी शर्ट पर खून लगा हुआ है रीचर। आखिर हुआ क्या था वहाँ? मैं बार में बैठा टीवी पर फुटबॉल देख रहा था। तभी एक लाल बालों वाली कम उम्र की लड़की वहाँ आ बैठी। मैं उसके साथ शराफत से पेश आ रहा था और उसे मुझे थप्पड़ मारने की वजह भी मिल गई। फिर ये पांचों लड़के बीच में कूद पड़े, बोले कि वो उसके भाई थे। उसके बाद उन्होंने अपनी रिश्तेदारी निभाई। 5 लड़के, लेकिन यहाँ तो 3 थे। 2 भाग गए। और लड़की ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? रीचर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, तुमने उससे क्या कहा था रीचर? देखो हेलन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहा था। ये सब सिर्फ सेटअप था। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो बस ड्रिंक्स के लिए आई थी, लेकिन अब हम बार में वापस नहीं जा सकते। अब तक पुलिस आ चुकी होगी। तो फिर ठीक है, मेरे होटल चलते हैं। वहाँ लॉबी में बार ज़रूर होगा, रीचर ने कहा। दोनों होटल की तरफ चल दिए। रास्ते में हेलन ने फिर से पूछा, तुमने ये क्यों कहा रीचर कि ये सब सेटअप था? और तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया था जो उसने तुम्हें थप्पड़ जड़ दिया? मैं उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी जा रही थी। इसीलिए मैंने बस उससे इतना पूछा था कि क्या वो कोई कॉल गर्ल थी। कॉल गर्ल? इस बात पर तो इंडियाना में थप्पड़ पड़ना लाजमी था। उसके भाई भी ये सुनना कैसे पसंद कर सकते थे? वो उसके भाई नहीं थे हेलन। ये एक जाल था, ट्रैप। मुझे फंसाने के लिए किया गया एक पूरा सेटअप। क्योंकि जब मैंने उससे कॉल गर्ल वाला सवाल पूछा था तो उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा था, जैसे उसे पंगा लेने की माकूल वजह मिल गई हो, मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। और फिर वो लड़के उसके भाई वाई कुछ नहीं थे। वो सारे अधिकतर एक ही उम्र के थे। और ऊपर से जब मैंने उनके लाइसेंस चेक किए तो देखा कि सभी के सरनेम भी अलग अलग थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रैप था। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला सिर्फ मौज मस्ती और दूसरा लूटपाट। पहला कारण ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि बार में गए किसी आदमी के पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि लूटने पर उनको बड़ी रकम मिल जाए। इसीलिए शायद वो मौज मस्ती कर रहे थे, जो कि देखने में बड़ी अजीब सी बात है। भला मैं ही क्यों? उन्हें पता था कि पंगा उल्टा उनके गले पड़ सकता था। हेलन ने एक ठंडी सांस ली और बोली, तुम मेट्रोपोल पैलेस होटल में रुके हो ना? हाँ, मेरे अलावा बस कुछ ही और लोग हैं वहाँ पर। लेकिन जब मैंने कॉल की तो उधर से बताया गया कि तुम वहाँ नहीं रुके हुए हो। मैंने सारे होटलों में तुम्हारी तलाश में कॉल की थी। मैं होटलों में हमेशा नकली नाम का इस्तेमाल करता हूँ हेलन। इसका कोई कारण नहीं है, बस एक आदत सी पड़ गई है। होटल पहुंचकर वे लोग अंदर चले गए और बार में बैठकर उन्होंने बियर का ऑर्डर दिया। बियर पीते हुए रीचर ने हेलन से कहा, एक बात और भी है हेलन, वो लड़की असल में मेरी ही तलाश में थी। मेरी यानी जैक रीचर की। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा था। मैंने जिमी रीस नाम बताया। ये सुनकर उसकी आंखों में बड़े ही अजीब से हैरानी के भाव उभरे थे। यानी ये नाम सुनकर उसे निश्चित तौर पर थोड़ा आश्चर्य हुआ था, मानो कह रही हो, तुम जिमी रीस नहीं हो, तुम जैक रीचर हो। मुझे ऐसा ही बताया गया है। लेकिन फिर जल्दी ही वो सहज भी हो गई थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, किसी ने उसे मेरे बारे में बताया था और कहा था कि जैक रीचर से आज की रात पंगा लिया जाना है, और इसीलिए वो वहाँ थी कि सारा काम सही से हो जाए। लेकिन वो लोग कौन होंगे? हेलन ने पूछा। मेरा नाम यानी असली नाम यहाँ कौन कौन जानता है?
एक तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं क्योंकि तुम वहाँ गए थे, लेकिन पुलिस वाले ऐसा क्यों करेंगे? क्या अपने केस को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं हेलन, मैं उनके केस को ख़राब करने नहीं आया हूँ। उनके केस को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। उनका केस एकदम खरे सोने जैसा है। और फिर ये पांचों लोग पुलिस वालों जैसे लग भी नहीं रहे थे। उनके अलावा रोज़मेरी बार को पता था। हेलन ने हैरानी से रीचर की तरफ देखा और बोली, दिस इज़ रिडिक्युलस। वो चूहिया जैसी लगती लड़की एक लीगल फर्म की सिर्फ सेक्रेटरी है। उसकी मजाल नहीं हो सकती ये सब करने की। वो ये सोच भी नहीं सकती कि ये सब कैसे करना है। और फिर वो पूरा टाइम हॉस्पिटल में थी। क्लाइंट कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वहाँ के लिए रवाना हो गई थी। अब भी शायद वहीं होगी क्योंकि उसके भाई को होश आने वाला है, तो वो ऐसे में उसके पास ही रहना चाहेगी। अगर हम ये भी सोचें कि उसने फ़ोन करके उन लोगों को वहाँ भेजा होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईसीयू में सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो ये भी चाहती है कि तुम यहीं रुको और ये देखो कि क्या तुम उसके भाई की कोई मदद कर सकते हो। और वो ये भी जानती है कि तुम वाकई उसकी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, वरना उसका भाई तुम्हें ही क्यों बुलवाता। इसीलिए ये तो तय है कि ये रोज़मेरी बार का काम नहीं है। रीचर थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपने बियर की बोतल से एक बड़ा सा घूंट भरा और बोला, लगता है अब मुझे यहीं रुककर ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब केस पूरा 100% वाटर टाइट है तो फिर भला कोई क्यों इस तरह से मार कुटाई और घात पर उतर आएगा। भाग 6। ग्रेगोर लिंस्की ने अपनी कार से सेलफोन पर द जैक को कॉल लगाई। वो लोग नहीं कर पाए सर, सॉरी, लेकिन उनका संबंध कभी भी हमारे साथ नहीं जोड़ा जा सकता। द जैक ने उधर से कोई जवाब नहीं दिया। लिंस्की ने फिर से कहा, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इस बार जैक बोला, वो सिर्फ तब तक जब तक ये बात उस सोल्जर को भड़का ना दे। ऐसी हालत में वो नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है, और वो भी भारी नुकसान जिसे सह पाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। आखिरकार वो जेम्स बार का दोस्त है। ये बात काफ़ी बड़ा अंतर पैदा करेगी। अगर एक बार और वो तुमको देख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उस पर थोड़ा सा और दबाव शायद हमारे कुछ काम आ सके। अगर वो पीछे हटा तभी हमारा कल्याण है, लेकिन इसके बाद फिर कभी उसे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर उसके बाद? लिंस्की ने पूछा। फिर सिचुएशन को मॉनिटर करना, लेकिन ये सुनिश्चित करना मत भूलना कि हालात बद से बदतर ना होने पाएं। भाग 7। हेलन रॉडेन को टैक्सी में बिठाकर रीचर अपने कमरे पर पहुंचा। फिर उसने अपनी शर्ट को धुलने के लिए बाथरूम के सिंक में डाल दिया। अपनी नई शर्ट पर वो खून के दाग नहीं देखना चाहता था। हाँ, अगर 3 दिन पुरानी होती तो उसे छुटकारा पाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल नहीं। उसने अपनी पैंट की जेब से वो नैपकिन बाहर निकाल कर रख दिया जो अभी कुछ देर पहले ही हेलन रीचर ने अपना नंबर लिखकर उसे दिया था, वक्त ज़रूरत उससे संपर्क करने के लिए। जैक के दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें सबसे अहम सवाल था कि कोई भी भला क्यों एक ऐसे केस को प्रोटेक्ट करने के लिए खून खराबे पर उतरेगा जो केस पूरी तरह से वाटर टाइट हो। उसने मन ही मन पूरे दिन की घटनाओं का जायजा लिया। उसे एलेक्स रॉडेन की बात याद आई। मिलने वाला हर सबूत उम्मीद से कहीं बढ़कर उम्दा है, इतना उम्दा जितना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एमरसन ने भी कहा था, ये केस सिर्फ जीतने के लिए ही बना है, मेरे अब तक के कैरियर का सबसे बेहतरीन केस। और ठीक यही बात टेक्नीशियन बेलेंटोनियो ने भी कही थी, मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन क्राइम सीन। रीचर ने खुद भी बेलेंटोनियो का काम देखा था और कहा था, आउटस्टैंडिंग। रीचर ने शर्ट निचोड़कर रूम हीटर के ऊपर सूखने को डाल दी। फिर हीटर का बटन हाई करके उसने खिड़की खोल दी। बेड पर लेटकर वो फिर से सोचने लगा। हेलन रॉडेन का कैसेट टेप, उसमें से गूंजती जेम्स बार की आवाज़, धीमी, भर्राई हुई और तनाव में डूबी हुई। मेरे लिए जैक रीचर को बुलाओ प्लीज़। उसने ऐसा क्यों कहा? रीचर लेटे लेटे अपने होटल के कमरे की छत को निहारता रहा और सोचता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। फिर उसने मेज से वो नंबर लिखा हुआ नैपकिन उठाया और उस नंबर पर कॉल लगाई। 8 घंटियों के बाद हेलन रॉडेन ने फ़ोन उठाया। उधर से हेलन की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? फंस गए क्या किसी मुसीबत में? नहीं हेलन, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पिछले शुक्रवार को शाम 5 बजे के करीब मौसम कैसा था? मौसम? शुक्रवार को?
हल्का फुल्का था, बादलों से भरा हुआ। क्या इधर अक्सर ऐसा ही होता है? नहीं, आमतौर पर साल के इस महीने में बारिश होती है या फिर खिली हुई धूप, लेकिन ज़्यादातर तो धूप ही रहती है। उस दिन मौसम ठंडा था या गर्मी ज़्यादा थी? ठंड तो नहीं थी रीचर, लेकिन गर्मी भी नहीं थी। कुछ खुशनुमा सा मौसम था बस। तुमने ऑफिस जाते समय क्या कपड़े पहने थे? ये कैसा सवाल है रीचर? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो हेलन। तुमने कौन से कपड़े पहने थे उस दिन? अरे वही जो आज पहने थे, पैंट सूट। कोट नहीं पहना था? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या तुम्हारे पास कार है हेलन? हाँ है तो, लेकिन ऑफिस में बस से जाती हूँ। ठीक है, कल कार पर जाना। मैं सुबह 8 बजे तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में मिलूंगा। अरे लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताओ। कल ठीक 8 बजे मैं तुमसे मिलूंगा। अब सो जाओ। और जैक रीचर ने फ़ोन बंद कर दिया। अध्याय 5। रीचर सुबह 6 बजे सोकर उठा, फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर निकला। उसके होटल में नाश्ते का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए वो एक सस्ते से ढाबे टाइप होटल पर पहुंचा। वहां उसने कॉफ़ी पी और अंडों का नाश्ता किया। वहां से निकलकर वो फर्स्ट स्ट्रीट के उत्तर की तरफ बढ़ गया। पानी का फव्वारा अब भी चालू था। पूल करीब आधा भर चुका था। श्रद्धांजलि का सामान वगैरह वैसे ही रखे हुए थे। फूल बासी हो चले थे और उनका रंग उड़ने लगा था। ऐसा लगता था कि ये सारा सामान अभी हफ्ते भर वहीं रहने वाला था, जब तक कि मरने वालों का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। उसके बाद ही उनको वहां से हटाया जाता और फिर अगले दिन शहर पहले की ही तरह दौड़ने भागने लगता। एनबीसी के लोगों के पास लगे पत्थर पर वो टॉवर की तरफ पीठ करके थोड़ी देर बैठ गया। अभी 7:40 हुए थे। फिर उसने सरसरी तौर पर अपने चारों तरफ मौजूद लोगों पर नज़रें दौड़ाईं। वो ये देखना चाह रहा था कि इनमें से कौन उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। सबसे पहले उसने अखबार पढ़ते लोगों को देखा। किसी को ताड़ने या उस पर नज़र रखने का ये बहुत ही पुराना और घिसा पिटा तरीका था, लेकिन अब धीरे धीरे ये तरीका बदलने लगा था। दरवाज़ों के पास खड़े सिगरेट फूंकते या फिर कानों से सेलफोन लगाए इधर उधर चहलकदमी करते लोग इस बदलाव की उपज हो सकते थे। अंत में सारे लोगों पर से घूमती हुई उसकी नज़र एक ऐसे बंदे पर जाकर टिकी जो सिगरेट पीते हुए सेलफोन पर बात कर रहा था। वो करीब 60 साल का एक ठिगना सा आदमी था। वो जिस अंदाज में बैठा था उससे साफ नज़र आ रहा था कि उसके शरीर का एक ओर का हिस्सा स्थायी रूप से नीचे की तरफ झुका हुआ था। ये शायद रीढ़ की हड्डियों में लगी कोई पुरानी चोट थी या फिर सालों पहले टूटी हुई पसलियाँ जो ठीक से जुड़ नहीं पाई थीं। बहरहाल जो भी था, इसकी वजह से वो कुछ असहज सा लग रहा था और थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा भी। कानों से फ़ोन लगाए वो लगातार बकबकाए जा रहा था। उसके बाल पके हुए थे जिनको हाल ही में कट कराया गया था। उसने डबल ब्रेस्ट सूट पहन रखा था जिसकी सिलाई काफ़ी महंगी लग रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर ये अमेरिका से कहीं बाहर का काम था। उसका चेहरा गोरा था और आंखें काली। उसने एक बार भी अभी तक रीचर की तरफ देखा तक नहीं था। रीचर ने अपनी घड़ी देखी, 7:55। वो पत्थर से उतरा और टॉवर की लॉबी की तरफ बढ़ गया। भाग 2। ग्रेगोर लिंस्की ने झूठ मूठ फ़ोन पर बात करने का बहाना बंद किया और इस बार वाकई में एक नंबर डायल किया। फिर उसने कहा, वो आ गया है और अभी अभी ऊपर गया है। क्या उसने तुम्हें देखा है? दूसरी तरफ से द जैक ने पूछा। हाँ, पक्के तौर पर देखा है और शायद वो ताड़ भी गया है कि मैं ही उसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। बढ़िया, तो फिर ये उसका आखिरी बार होना चाहिए। उधर से आवाज़ आई और फिर फ़ोन कट गया। भाग 3। जब रीचर हेलन के ऑफिस में पहुंचा तो वो पहले से ही वहां मौजूद थी। रीचर को देखते ही उसने कहा, जेम्स बार को होश आ गया है। रोज़मेरी ने सुबह 5 बजे कॉल की थी मुझे। वो अभी डॉक्टरों से ही बात कर रहा है और डॉक्टरों ने अभी किसी को भी उसके पास जाने की इजाज़त नहीं दी है, यहाँ तक कि रोज़मेरी को भी नहीं। पुलिस भी इंतज़ार में है, लेकिन मैं उससे सबसे पहले मिलना चाहती हूँ। बिना मेरे मौजूद हुए मैं उसे पुलिस से बात नहीं करने दे सकती। डॉक्टरों को क्या बताया है उसने? रीचर ने पूछा। यही कि उसे पता नहीं वो वहाँ कैसे पहुँचा, और ये भी कि शुक्रवार के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा होना पहले से ही अपेक्षित था। हेड इंजरी के केस में याददाश्त का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। बहुत संभावना है कि उसकी ये हालत कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक बनी रहे। तो अब ऐसे में तुम्हारी क्या सिचुएशन है? रीचर ने पूछा। हेलन ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, 2 बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं।
पहली ये कि हो सकता है वो याददाश्त गुम हो जाने का नाटक कर रहा हो, और इस बात की तस्दीक कर पाना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन मैं इस बारे में स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेने की भी कोशिश करूंगी। दूसरी बात है कि अगर वो बहाना नहीं बना रहा है तो हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। अगर उसका दिमाग अभी सही है और पहले भी सही ही था, तो ये जो हफ्ता कोमा में चला गया, क्या उसकी बिना पर उसके ऊपर निष्पक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है? अगर उसे इस बात का अंदाज़ा तक ना हो कि लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं, तो शायद वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा, और उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है स्टेट यानी सरकार। ये उनकी जेल थी और उन्होंने उसके ऊपर इस तरह से हमला होने दिया। इस बात को दरकिनार करके वो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते। क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का कोई केस हुआ है? रीचर ने पूछा। हाँ, हुए हैं ऐसे केस। मैं अभी उन्हीं के बारे में पढ़ रही थी, लेकिन सब जगह वही अगर मगर वाली ही सिचुएशन रही है। मुझे डर है कि ये केस कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ना खिंच जाए। उसके लिए मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है हेलन? उसे दोषी सिद्ध होने दो और तुम अपनी जान छुड़ाओ इस केस से। हेलन ने एक ठंडी सांस ली और बोली, कल रात जब तुमने मुझे अचानक फ़ोन किया था तो मुझे लगा कि सुबह तुम ऑफिस आओगे और कहोगे कि जेम्स बार निर्दोष है। रीचर कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, देखती रहो सपने। लेकिन हेलन तुरंत पलटी और बोली, क्या कोई लेकिन भी है? हाँ, बदकिस्मती से है हेलन, और वो लेकिन ये है कि वो उतना भी दोषी नहीं है जितना कि मैं अब तक सोच रहा था। और ये बात तुम किस आधार पर कह सकते हो रीचर? अपनी कार निकालो, दिखाता हूँ तुमको। भाग 4। दोनों नीचे आकर कार में बैठ गए और रीचर ने उसे साउथ की तरफ चलने के लिए कहा। हेलन ने सवाल किया, अब बताओ तुम क्या जानते हो? रीचर ने जवाब दिया, मैं क्या जानता हूँ ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सोचो कि जेम्स बार क्या जानता है मेरे बारे में। जेम्स बार तुम्हारे बारे में भला क्या जानता हो सकता है? कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ। लेकिन रीचर, उसे तो तुमसे नफरत होनी चाहिए थी। वो तो पक्का ही होगी हेलन, लेकिन फिर भी उसने ऐसा चाहा। ज़रा सोचो, वो मुझसे पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद भी मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो भी जान पहचान हुई वो सिर्फ 3 हफ्तों तक ही सीमित रही, वो भी आज से 14 साल पहले। हेलन ने कहा, वो तुम्हें एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जानता था, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो जटिल केसों को सुलझा सकता है। सही कहा तुमने हेलन, एक ऐसा केस जिसको वो समझता था कि कभी हल नहीं किया जा सकता, जिससे बचकर निकल जाने को लेकर वो पूरी तरह से निश्चिंत था, और मैंने उस केस को हल कर दिखाया था। उसने वो सब कुछ देखा था और उसे लगा था कि मैं एक जीनियस इन्वेस्टिगेटर था। तो क्या सिर्फ इसीलिए उसने तुम्हें याद किया है? हेलन ने पूछा। रीचर ने सिर हिलाया और बोला, कल रात मैं उसके इसी यकीन की वजह ही तलाशता रहा। असल में इस केस में एमर्सन ने जितना देखा है, इसमें उससे कहीं ज़्यादा है देखने को, और बार ये चाहता है कि कोई उस बात को समझे और पकड़े। लेकिन उसका जो पहला वकील था वो एकदम काहिल था, वो कुछ नहीं करना चाहता था। इसीलिए बार उससे उकता गया था और अपनी मुलाकात को बीच में ही छोड़कर चला गया था। सामने ही एक चौराहा आ गया था और हेलन ने उससे पूछा कि अब किधर जाना है। रीचर ने उसे उत्तर की तरफ जाने को कहा। हेलन ने कार ढलान पर डाल दी और मोड़ काट कर उत्तर की तरफ बढ़ गई। यहाँ गाड़ियों का रेला सा आ जा रहा था। 18 पहियों वाले लंबे ट्रक, पैनल ट्रक, पिकअप कारें, सभी कुछ। पूर्व में कुछ दूरी पर एक गोदी नज़र आ रही थी। दाईं तरफ सामने सिटी सेंटर था। हाईवे अपने खंभों पर हल्का सा ऊंचा उठ गया था। आगे लाइब्रेरी के पीछे से निकल रहे छोटे रास्ते पर कार ले लेना, रीचर ने कहा। लाइब्रेरी के पीछे वाले छोटे रास्ते के मोड़ पर पहुंचते ही रीचर ने ऊपर बैकव्यू मिरर की तरफ देखा। उनके पीछे कोई नहीं था। यहाँ से धीरे लेना, उसने कहा। आगे काले डामर वाली उस सड़क पर सफ़ेद पेंट से एक पट्टी जैसा तीर सा बना हुआ था। यहाँ दाहिनी तरफ गाड़ी रोक दो हेलन, रीचर ने कहा। हेलन ने गाड़ी रोक दी। अब थोड़ा सा पीछे लो। हेलन ने गाड़ी बैक की, कंक्रीट की साइड दीवार के एकदम पैरेलल। बस अब ठीक है। फिर उसने खिड़की का शीशा नीचे सरकाया। उनकी बाईं तरफ की ट्रैफिक लेन एकदम साफ सुथरी थी और चिकनी, लेकिन सफ़ेद रंग की आड़ी खड़ी खिंची रेखा
साल दर साल लगातार गुजरती रहने वाली गाड़ियों से उड़ी धूल, मिट्टी, बजरी और दूसरी तमाम तरह की चीज़ों से कचरे से अटी पड़ी थी। वहाँ ढेर सारे कैन्स, बोतलें, गाड़ियों के टूटे फूटे मड फ्लैप्स, हेडलाइट्स और खिड़कियों के कांच के शीशों की किरचें वगैरह कूड़े की शक्ल में पड़े हुए थे। उनके गाड़ी में बैठे रहने के कोई 1 मिनट के बाद एक दूसरी गाड़ी उस रास्ते पर आई और उनके पास से गुजरकर आगे चली गई। रीचर ने कहा, इस सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हेलन ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। असल में ये सड़क कहीं पहुँचाती ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करें। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इस शहर को हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहने की बीमारी है और पता नहीं ये सड़क उन्होंने क्यों बनाई है। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, ज़रा यहाँ से नीचे देखो। फिर उसने उंगली से इशारा किया और थोड़ा पीछे की तरफ झुक गया, जिससे हेलन नीचे ठीक से देख सके। उनके ठीक दाहिनी तरफ प्लाजा का साफ साफ सीन नज़र आ रहा था। पूल के सिरे और प्लाजा की दीवार के बीच बनी वो तंग गली एक सीधी रेखा में साफ नज़र आ रही थी और उससे कुछ आगे ठीक बराबर रेखा में सामने डीएमवी ऑफिस की इमारत का दरवाज़ा था। फिर रीचर ने कहा, देखो, जेम्स बार एक स्नाइपर था। बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। वो हम ही में से एक था। 5 साल से भी ज़्यादा की तो उसकी ट्रेनिंग थी और हर ट्रेनिंग का एक पर्पज़ होता है। आम सी खूबियों वाले इंसान को भी खूब ठोक पीट कर खास बना देना, जब तक कि ये सब उसकी आदत में ना ढल जाए। ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए गुर उसकी एक एक रग में ना बस जाएं। तो अगर एक ट्रेंड स्नाइपर के नज़रिए से देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ से जेम्स बार ने अपना काम किया होता, इस हाईवे से, यहाँ ऊपर से, क्योंकि यहाँ से उसके शिकार सीधे उसकी ही तरफ आ रहे होते, एक सीधी लाइन में, एक कतार में, उस पतली वाली गली से होते हुए। उसे सिर्फ एक पॉइंट ही निशाने के लिए सेट करना पड़ता। बार बार हर विक्टिम के लिए पॉइंट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। उसके टारगेट खुद उस पॉइंट के दायरे में एक के बाद एक आते जाते। उसे सिर्फ ट्रिगर दबाने का काम करना होता। इसके विपरीत साइड से शूट करना बहुत ही मुश्किल काम था। टारगेट उसके सामने दाईं तरफ से बाईं तरफ जा रहे थे, काफ़ी तेज़ी से, इसलिए उसे हर शॉट के बाद अपनी राइफल को हिलाना पड़ता। लेकिन उसने यहाँ से लोगों को थोड़े ही मारा है, हेलन ने कहा। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है हेलन। वो ये काम यहाँ से कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? उसके पास एक मिनी वैन थी। वो उसे इस जगह खड़ा करता जहाँ इस समय हम खड़े हैं, फिर वैन से उतरकर पीछे वाली सीट पर जाता और इस तरफ का स्लाइडिंग दरवाज़ा खोल देता। इस तरह वो वैन के अंदर बैठकर ही फायर कर सकता था, बड़ी ही आसानी से। अगर वैन की खिड़कियां काले शीशों की हैं, अगर कोई गाड़ी इधर से गुजरती भी तो किसी को कुछ नज़र आने वाला नहीं था। वो अपने 6 शॉट आसानी से फायर कर देता। उसके कारतूसों के खोल उसकी वैन के अंदर ही गिरते। फिर वो दरवाज़ा बंद करता, बाहर निकलकर अपनी सीट पर बैठता और यहाँ से उड़न छू हो जाता। हर लिहाज से ये एक बेहतर फायरिंग पोजीशन थी और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से पीछे कोई सुराग भी नहीं छूटने वाला था। किसी भी तरह का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं, क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज़ उसे छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ उसकी वैन के टायर ही इस रोड को छूते। हेलन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन हो सकता है बाद में किसी को उसकी गाड़ी का नंबर याद रह जाता। रीचर, कोई ना कोई तो यहाँ आता ही रहता है। देखो हेलन, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था, जो किसी खास पर्पज से किया गया था। वो बड़ी ही आसानी से यहाँ से निकल सकता था। सिर्फ 5 मिनट में वो 5 मील निकल जाता, क्योंकि इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। नीचे आबादी के बीच भीड़ भाड़ वाले रास्तों की बजाय ये रास्ता लेना उसके लिए ज़्यादा आसानी भरा होता। और फिर सबसे बड़ी बात, वो उस दिन धूप खिली होने की उम्मीद करता। तुमने बताया था कि आमतौर पर यहाँ ऐसा ही होता है। तो शाम को 5 बजे सूरज पश्चिम दिशा में होता, ठीक उसके पीछे। और ये स्थिति किसी भी स्नाइपर के लिए बहुत ही आइडियल होती है, तो वो भी ऐसा ही करता। लेकिन रीचर, कभी कभी बारिश भी तो हो जाती है। बारिश होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हेलन। उसने उसकी वैन के टायरों के निशान मिट्टी से साफ कर दिए होते। दोनों ही हालात में वो इसी ही जगह पर होता, अपनी वैन में। लेकिन फिर भी वो यहाँ नहीं आया।
तो अब तुम अपने ऑफिस चलो और इस बारे में सोचो, क्योंकि अब सोचने और करने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। भाग 6। हेलेन रॉडेन अपनी डेस्क पर बैठी थी। रीचर खिड़की पर पहुंचा और उसने उस टूटे फूटे आदमी की तलाश में नजरें दौड़ाईं। इस वक्त वो यहाँ नहीं था। हेलेन ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, अब कैसे क्या करना है, कुछ बताओगे मुझे? गोली कहाँ से चलानी है, कहाँ से नहीं, ये बार की अपनी चॉइस थी। बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी मिलिट्री थ्योरी के अनुसार ये चॉइस अच्छी नहीं थी। तो ये भी तो हो सकता है कि मिलिट्री छोड़ने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ भूल गया हो। जी नहीं, वो कभी नहीं भूलते। अब ये तो कोई बात नहीं हुई रीचर। चैपमैन ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया था और इसीलिए वो चैपमैन से उकता गया था और इसीलिए उसने मेरा नाम लिया, मुझे बुलाने को कहा। और तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? हेलेन ने पूछा। बिल्कुल है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक ट्रेंड स्नाइपर ने शूटिंग के लिए सबसे अच्छी लोकेशन को छोड़कर एक खराब जगह को तरजीह दी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात भी अगर मान लूं तो इससे उसका अपराध कम कैसे हो गया? क्योंकि अगर कोई आदमी अच्छे ए को छोड़कर बुरे बी को चुने तो उसके ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण होता है और हर कारण का एक मतलब होता है। उसका ये कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा होगा क्योंकि उसने खुद को एक भीड़ भाड़ वाली सड़क के पास मुश्किल फायरिंग पोजीशन में एक इमारत में फंसाया जो उसके लिए चूहेदानी भी बन सकती थी। और इसी स्थिति ने 20 साल के अनुभव वाले एमर्सन को ऐसा क्राइम सीन दिया जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा चलो मान लेती हूँ, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा सबूत वहाँ छोड़ना चाहता था। हेलेन ने उसे घूरा और बोली, ये तो पागलपन है। देखो हेलेन, ये एक शीशे की तरह साफ क्राइम सीन था। सभी लोग ये देखकर खुश थे कि हर सबूत पूरे करीने से मौजूद था, लेकिन किसी ने भी एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ही चमक दमक रहा था। यहाँ तक कि मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि ये क्राइम सीन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था, इसीलिए इसके सच होने की संभावना उतनी ही कम है। इसमें हर चीज़ गलत थी। जैसे कि उसने रेनकोट क्यों पहना? मौसम तो गर्म था, बारिश भी नहीं हो रही थी, वो कार में गया था। तो फिर उसने रेनकोट क्यों पहना? क्योंकि वो उसके खास रेशे उस पिलर पर छोड़ना चाहता था। और उसने उन जूतों को पहनने की बेवकूफ़ी क्यों की? ऐसे जूते जो हर चीज़ को अपने से चिपका लेते हैं। फिर अगली बात, उसने अंधेरे में जाकर फायरिंग क्यों की? क्योंकि वो ये चाहता था कि फायरिंग के समय लोग मजल फ्लैश की चमक को देख लें और फायरिंग की जगह को आसानी से पिन पॉइंट कर सकें, ताकि बाद में वहां जाने पर बाकी के सबूत भी उन्हें आसानी से मिल जाएं। उसने दीवार पर अपनी राइफल क्यों घिसी? वो $25,000 की राइफल थी। वो उसे क्यों खराब करना चाहता? फिर वो ट्रैफिक कोन को अपने साथ उठाकर क्यों नहीं ले गया? उसे क्या दिक्कत थी? वहां से उठाकर अपनी वैन में उसे डालने में उसे मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगना था। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो मुझे खटक रही थीं। उसने पार्किंग का किराया क्यों भरा? इस बात ने शुरू से ही मुझे उलझन में डाल रखा था। मेरा मतलब है, कौन करता है ऐसा? लेकिन उसने किया। क्यों? क्योंकि वो एक क्लू और छोड़ सके। इसके अलावा और कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। वो पार्किंग मीटर में अपनी उंगलियों के निशान वाला सिक्का छोड़ना चाहता था, जो आगे चलकर उसका संबंध गोली के खोल से जोड़ देता। और मज़े की बात ये कि उस गोली के खोल को भी उसने खास मकसद से ही वहाँ छोड़ा था। अरे लेकिन वो तो उस जॉइंट में गिर गया था ना, हेलेन ने कहा। तो वो उसे निकाल सकता था। क्या प्रॉब्लम थी? बैलेंटोनियो की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ ढेर सारे वायर पड़े थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का काम था ये। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि एक टेलीस्कोपिक गन के अगले सिरे से देखने पर सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। वो पूल को दक्षिण की तरफ से देखना चाहता था, पश्चिम की तरफ से नहीं। ये बात इम्पॉर्टेंट थी। वो उसे लंबाई में सीधे देखना चाहता था, तिरछा नहीं, क्योंकि जो गोली उससे मिस हुई वो असल में मिस नहीं हुई थी। उसने जानबूझकर पूल में गोली चलाई थी। वो एक गोली को जानबूझकर वहाँ छोड़ना चाहता था, बैलिस्टिक टैंक में छोड़ी जाने वाली गोली की तरह, ताकि बाद में वो बिल्कुल नई नकोर गोली की ही तरह बरामद हो और उसका बाकी गोलियों से मैच किया जा सके। तिरछी तरफ से गोली चलाने पर ऐसा हो पाना संभव नहीं होता।
गोली पानी तक सीधे पहुंच ही नहीं पाती, उल्टे वो दीवार पर इतनी तेजी से जाकर टकराती कि किसी काम की नहीं रहती। हेलेन बुरी तरह से उलझन में थी। उसने कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्या 14 साल पहले किए पाप के लिए? उसका पश्चाताप करने के लिए, ताकि वो पकड़ा जाए और उसे सजा मिले? नहीं हेलेन, अगर ऐसा होता तो वो पकड़े जाते ही अपना जुर्म कबूल कर लेता। असल में उसने ये सब इसलिए किया कि ये सब उससे करवाया गया है। सिर्फ यही इस बात की एक एक्सप्लेनेशन है कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। उससे ये जुर्म करवाया गया और फिर कहा गया कि वो सीधे घर जाए और अपने गिरफ्तार होने का इंतज़ार करे। इसीलिए उसने नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इंतज़ार में बैठे बैठे उसका दिमाग घूमने लगा होगा। सिर्फ यही इन सारी बातों की एक तर्कसंगत वजह हो सकती है। वो अकेला अपराधी नहीं था, असली अपराधी कोई और था। इसीलिए उसने कहा था, उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है। ये एक तरह का संदेश था। उसे उम्मीद थी कि कोई तो इस बात को पकड़ेगा। उसके कहने का मतलब ये था कि उन लोगों को उस दूसरे इंसान को भी ढूंढना चाहिए, उस इंसान को जिसने उससे ये सब करवाया है, जो उसकी नज़र में इस सब के लिए उससे ज़्यादा जिम्मेदार है, यानी कि पपेट मास्टर। तो फिर अब हम क्या करें? हेलेन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। रीचर ने कहा, हमारे सामने 3 सवाल हैं, कौन, कैसे और क्यों। ये एक तरह से बिजनेस जैसा मामला है जिसमें एक पार्टी को नुकसान पहुंचता दिख रहा है, जो कि निश्चित रूप से है जेम्स बार। अब हमें ये देखना है कि फ़ायदा किसे पहुंच रहा है और उसी आदमी को हमें तलाशना है। ज़रा सोचो कि वो कौन सी मजबूरी होगी जिसके तहत जेम्स बार ने ये सब किया। ज़रूर कोई बड़ी धमकी की तलवार उसके ऊपर लटकी रही होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास खोने को था ही क्या? ना बीवी, ना बच्चे, ना कोई परिवार, सिर्फ एक अदद बहन बस। उससे अपना मुंह बंद रखने को कहा गया होगा, इसीलिए उसने मेरा नाम लिया। ये एक तरह से कोड वर्ड था, चूंकि कठपुतली अपने आका के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती, ना तब ना अब, क्योंकि वो तलवार अभी भी उसके सिर के ऊपर लटक रही है। मुझे लगता है कि वो अपनी बहन की जान के बदले अपनी जान का सौदा निभा रहा है। और ये बात तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर उस पपेट मास्टर ने ये देख लिया कि तुम उसका पता लगाने की कोशिश में कोई कोशिशें कर रही हो, तो वो फौरन कूदकर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कठपुतली ने मुंह खोल दिया है, और फिर हो सकता है कि वो दोनों भाई बहन की जान ले ले। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम एमरसन के पास तो नहीं ही जा सकती हो। हेलेन ने कहा, अरे लेकिन ये बात हमें जेम्स बार ने थोड़ी बताई है, ये नतीजा तो तुमने निकाला है। अगर तुम इस बारे में अखबार में इश्तिहार भी छपवा दो तो क्या कोई इस बात का एतबार करेगा हेलेन? तो फिर हम क्या करें? कुछ भी नहीं। तुम कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि जितना तुम जेम्स बार की मदद के लिए आगे आओगी, रोज़मेरी बार उतना ही मौत के नज़दीक पहुंचती जाएगी। लेकिन क्या हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते? हेलेन ने कहा, नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। इस काम के लिए कम से कम 4 जने चाहिए होंगे। साथ ही कोई सुरक्षित ठिकाना भी चाहिए होगा। इसमें काफ़ी सारा पैसा भी लगेगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो रीचर? उसने एक भारी गलती की है। उसने तुम्हें एक ऐसी वजह दे दी है जिसका संबंध सीधे जेम्स बार से नहीं है। उसने उन लड़कों से तुम्हारे ऊपर हमला करवाया है, और इसीलिए अब तुम्हारे पास उनके आका को ढूंढने की एक जायज़ वजह है। तुम पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ सकते हो, और उसके पास भी ये सोचने का कोई कारण नहीं होगा कि ये बात तुम्हें जेम्स बार ने बताई होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है हेलेन, लेकिन मैं यहाँ डिफेंस की मदद करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तो इसे प्रोसिक्यूशन की मदद के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, और अगर वो भी नहीं तो ये समझकर कर लो कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। भाग 7। ग्रेगोर लेंस्की ने अपने फ़ोन पर नंबर डायल किया और बोला, वो ऑफिस वापस आ गए हैं और मैं उन्हें खिड़की पर देख रहा हूँ। अध्याय 6। रीचर लिफ्ट से ब्लैक ग्लास टावर की टॉप फ्लोर पर आया और पास में बनी मेंटेनेंस सीढ़ियों के जरिए छत पर पानी की टंकी और लिफ्ट वाइंडिंग गियर के पास पहुंच गया। ये छत 15 मंजिल ऊंची थी, जो बाकी शहरों के मुकाबले कोई खास नहीं थी, लेकिन इंडियाना में ये सबसे ऊंची दिखाई पड़ रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ छत के उत्तर पश्चिम कोने की तरफ आया। फिर उसने बड़ी ही ध्यान से दूर दूर तक फैली इमारतों का बारीक मुआयना किया।
फिर लिफ्ट से नीचे लॉबी में आया और बाहर चल पड़ा। उसे जिस रास्ते पर जाना था वो उसे ब्लॉक के दक्षिण में मिला, सीधा और एकदम चौड़ा, 4 लेन वाला। डाउनटाउन के नज़दीक पहुंचने पर अब उसे कुछ खस्ताहाल सी दुकानें दिखने लगीं। एक गन स्टोर जिसकी खिड़कियों पर भारी और मोटी जाली लगी थी, एक नाई की दुकान जिसके आगे लगे बोर्ड पर लिखा था कोई भी स्टाइल सिर्फ $7 में। आगे एक और रास्ता था जहां जाने पर इमारतें नई और दुकानें बड़ी हो रही थीं। ये नया कमर्शियल इलाका था। 1 मील चलने के बाद वो एक फास्ट फूड ड्राइव थ्रू के पास पहुंचा। उसके आगे एक टायर की दुकान थी। उसने सामने की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि वो बस अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला था। उसे उस लड़की की कही बात अच्छी तरह से याद थी। जब रीचर ने उससे कहा था तुम हुकर हो, तो उसने तुनक कर कहा था नो वे, मैं ऑटो पार्ट्स स्टोर में काम करती हूँ। लड़की ने ये नहीं कहा था मैं एक ऑटो पार्ट्स स्टोर में काम करती हूँ। उसने कहा था सिर्फ ऑटो पार्ट्स स्टोर, जिसका सीधा सा मतलब था कि ये कोई खास ऑटो पार्ट्स स्टोर था, शायद शहर का सबसे बड़ा वाला, या फिर कोई ऐसा जो शायद अपने साइज या किसी और वजह से कुछ खास था। लोगों की छोटी छोटी बातों से इस तरह के अंदाजे लगाने में जैक रीचर माहिर था और उसके ये अंदाजे कभी गलत साबित नहीं होते थे। वो एक फोर्ड डीलरशिप के सामने से होता हुआ आगे बढ़ा। आगे ही एक ऑटो पार्ट्स का स्टोर था, काफ़ी साफ सुथरा और लंबा चौड़ा। उसका पार्किंग लॉट 1/4 के करीब भरा हुआ था। बे के आखिर में 2 कारें खड़ी थी। रीचर ने मन ही मन सोचा, ओह, ये स्टोर के स्टाफ की कारें हैं। उनमें से एक थी 4 सिलेंडर शेवरले और दूसरी टोयोटा SUV। शेवरले पर एक मड फ्लैप से टिक कर खड़ी लड़की का चित्र लगा था। इसका मतलब था कि लाल बालों वाली उस लड़की की कार टोयोटा थी। ऐसा रीचर ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला था। वो तेजी से स्टोर के अंदर चला गया। 6-7 कस्टमर इधर उधर घूम रहे थे। स्टोर के सामने वाले हिस्से में क्रोमियम और शीशे की चीज़ों के कई रैक थे। इनमें कार की सजावट की चीज़ें थीं। पीछे की तरफ वाले रैक्स में लाल कार्डबोर्ड के कई डिब्बे रखे हुए थे। ये उनके अंदरूनी पार्ट्स थे। सामने ही एक कंप्यूटर के पीछे एक लंबा सा लड़का बैठा था जो उन 5 में से नहीं था। इसने एक लाल कवरऑल पहन रखा था। ये शायद यहाँ की यूनिफॉर्म थी। उसकी ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था, गैरी। रीचर उसके पास जाकर बोला, मुझे सैंडी से मिलना है, वो लाल बालों वाली लड़की। वो तो इस समय पीछे कुछ काम कर रही है। तुम उसे खबर करोगे या मैं खुद पीछे चला जाऊं? रीचर ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। लेकिन तुम्हें उससे काम क्या है? लड़के ने पूछा। मुझे एक लीगल मैटर में उससे बात करनी है। मैं वकील का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मैं उसे बुला दूंगा, लेकिन पहले अपनी ID दिखाओ, लड़के ने कहा। वो मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम चुपचाप लड़की को यहाँ बुलाओ। लड़का चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं किया। रीचर ने कंधे उचकाए और काउंटर को पार करके पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया। ये शायद कोई ऑफिस या लंच रूम था, 10 गुना 10 के साइज का। वहीं एक मेज के पीछे सैंडी लाल कवरऑल पहने बैठी हुई थी। रीचर को देखते ही उसके चेहरे पर हवायां सी उड़ने लगीं। वो बस टुकुर टुकुर उसे देखती रही। उस समय वो एकदम थकी हुई और बुझी बुझी सी नजर आ रही थी और उस दिन से कहीं ज्यादा छोटी दिख रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, रीचर ने कहा। लड़की थोड़े मरे से स्वर में बोली, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे और क्यों। मेरे लिए ये जाल किसने बुना था? मैं नहीं जानती। ये तो जानती होंगी कि तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? ज़ेब ने। ज़ेब? वो कौन है? ज़ेब ओलिवर, यहीं पर काम करता है। कभी कभी हम दोनों बाहर जाते हैं साथ। आज यहाँ पर आया है वो? नहीं। कल रात वाली घटना के बाद फिर दोबारा मिला था तुमसे? नहीं, मैं भाग आई थी। रहता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, अपनी माँ के साथ कहीं रहता है। मैं उसे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। उसने तुमसे ठीक ठीक क्या कहा था, मुझे सारी बात बताओ। उसका कोई काम था जिसमें उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। तुमको कितना पैसा दिया उसने इस काम के लिए? $100। और बाकी के 4 लड़कों को? इतना ही उन सबको भी। वो लोग थे कौन? उसी के साथ ही थे। और ये भाई वाला आइडिया किसका था? वो भी ज़ेब का ही था। उसका अंदाज़ा था कि ज़रा सी लिफ्ट मिलते ही तुम्हारी लार टपकने लगेगी,
लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं उसी जगह पर मिलूंगा? वो दरअसल हम लोग ज़ैब के ट्रक में इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। फिर उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। किसकी कॉल आई थी? ये तो मुझे नहीं पता। क्या उसके दोस्त जानते थे? मेरे ख्याल से तो नहीं जानते थे। ठीक है, मुझे तुम्हारी कार चाहिए ज़ैब को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस कार चाहिए तुम्हारी। लड़की कुछ कश्मकश में पड़ती नजर आई। रीचर ने कहा, मैं कार चलाने जितना बड़ा हूँ, मैं कई और भी चीज़ें कर सकने जितना बड़ा भी हूँ, और कुछ में तो मैं कमाल हूँ। ये बात सुनकर लड़की हौले से मुस्कुराई, क्योंकि रीचर ने बिल्कुल वही जुमले इस्तेमाल किए थे जो उसने पिछली रात रीचर से कहे थे। तुम्हें कितनी देर के लिए चाहिए कार? उसने पूछा। तुम्हारा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए कार भी ज़्यादा देर के लिए नहीं चाहिए। काम होते ही वापस दे दूंगा। क्या ये कोई बड़ा मामला है? लड़की ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। देखो सैंडी, तुम्हें इस काम के $100 मिले और उतने ही उन चारों को भी, यानी कुल मिलाकर $500। और मेरा अंदाज़ा है कि ज़ैब ने भी कम से कम $500 अपने लिए रखे होंगे। तो किसी ने पूरे $1000 खर्च किए सिर्फ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तो मेरे लिए तो ये बड़ा मामला ही हुआ। इसमें मेरे लिए कोई खतरे की बात तो नहीं होगी ना? काश मैं इस सब में ना पड़ी होती। देखो, खतरे की बात हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन हम एक सौदा करते हैं। तुम मुझे अपनी कार उधार दे दो और मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा। ठीक है, मेरा वादा रहा। फिर उसने अपने पर्स से कार की चाबी निकालकर रीचर की तरफ बढ़ा दी। रीचर ने उससे ज़ैब ओलिवर का पता पूछा और बाहर निकल गया। कुछ ही देर में खेतों और पगडंडियों से गुजरता हुआ वो उस दिए हुए पते पर पहुंच गया। वहां उसके ठीक सामने एक ट्रक खड़ा था और उसके पीछे एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस के पीछे एक और इमारत थी जो बार्न थी, यानी अनाज वगैरह रखने के काम में आने वाली इमारत। ट्रक एक लाल रंग का पिकअप था जिसका मुंह सामने की तरफ था। ट्रक के सामने के उभरे हुए हिस्से पर क्रोम रेडिएटर ग्रिल थी। डॉज रैम, रीचर ने अंदाज़ा लगाया। उसने ट्रक के सामने आकर गाड़ी रोक दी और बाहर निकल आया। घर और बार्न करीब 100 साल पुराने थे और ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पुराना था। ट्रक की कीमत पूरे घर से कहीं ज़्यादा थी। घर काफ़ी बुरी हालत में था और ज़्यादा से ज़्यादा एक जाड़े का ही मेहमान था। बार्न की भी हालत ऐसी ही थी, लेकिन उसके दरवाजे पर लोहे के नए क्लैंप लगे हुए थे जिनमें साइकिल में लगाया जाने वाला यू शेप का ताला लगा हुआ था। खेत में चल रही सिंचाई की मोटर की आवाज़ के अलावा वहां दूसरी कोई आवाज़ नहीं थी। रीचर मेन गेट पर पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी। इस बार भी कोई जवाब नहीं। वो घूमकर मकान के पिछवाड़े पहुंचा। वहां एक झूलने वाली कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, दुबली पतली, रंग उड़ा हुआ प्रिंटेड ड्रेस पहने। वो शायद 50 साल की रही होगी, लेकिन नज़र 70 की आ रही थी। हाथ में उसने सुनहरे तरल से भरी बोतल थाम रखी थी। रीचर को देखकर वो बोली, क्या चाहिए? मुझे ज़ैब से मिलना है। नहीं है, वो आज काम पर भी नहीं आया। तो फिर कहाँ मिलेगा? ये बात मुझे कैसे पता होगी? आप उसकी माँ हो? हाँ, हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे यहाँ छुपा कर रखा है? देख लो जाकर। घर की तलाशी लेनी है तो वो भी ले लो। मुझे आपकी बात पर एतबार है, क्योंकि अगर आप घर की तलाशी लेने को कह रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अंदर है ही नहीं। और बार्न के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस पर तो ताला लगा है और चाबी एक ही है जो वो ले गया। असल में वो भाग गया है, गायब हो गया है, लेकिन शायद थोड़े समय के लिए ही। क्या ये ट्रक उसी का है? हाँ। तो क्या वो पैदल गया है? नहीं, अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी पर। कब गया? कल देर रात को। इस बार लगता है लंबा ही गया है। हर जगह उसके दोस्त हैं। शायद कैलिफोर्निया गया होगा या फिर एरिज़ोना। नहीं, शायद टेक्सास या फिर मेक्सिको। क्या उसने पहले से कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखा था? रीचर ने पूछा। औरत ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम चाहे जो भी हो, मैं सारी बात बताती हूँ। असल में ज़ैब कल रात को लंगड़ाता हुआ लौटा था। उसकी नाक टूटी हुई थी और मुझे लगता है कि वो तुम थे जिसने उसकी ये हालत की थी। मेरे ख्याल से उसने कुछ ऐसा काम शुरू किया
जिसे वो खत्म नहीं कर पाया, वरना तुम उसे पूछते हुए यहाँ नहीं आते, और इसीलिए वो भाग गया। बुज़दिल साला कहीं का। क्या कल रात उसने किसी को फ़ोन किया था या किसी और ने उसे फ़ोन किया था? मुझे कैसे पता होगा? वो तो दिन भर सैकड़ों फ़ोन मिलाता है और सैकड़ों फ़ोन उसे आते हैं। उसका सेल फ़ोन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके बाद ट्रक। क्या आपने उस आदमी को देखा था जिसके साथ वो गया है? पता नहीं, कोई कार पर आया था, लेकिन सड़क पर ही रुका रहा था, इधर नहीं आया। मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। गहरे से रंग की कार थी। क्या उसने ये बताया था कि वो कितने समय के लिए जा रहा है? नहीं। क्या वो डरा हुआ भी था? वो बुरी तरह से हताश था, एक अंदर से एकदम बुझा हुआ सा। रीचर के दिमाग में एक बात कौंधी, बुझा हुआ सा। ऑटो पार्ट्स की दुकान पर जो लड़की थी वो भी बुझी हुई सी दिख रही थी। उसने औरत को धन्यवाद दिया और जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस हो लिया। फिर ऑटो पार्ट्स स्टोर जाकर उसने सैंडी की गाड़ी की चाबी उसे वापस की और वहाँ से हेलन रॉडिन के ऑफिस पहुँच गया। उस वक्त वहाँ 4 लोग मौजूद थे, खुद हेलन और 3 अजनबी। हेलन ने रीचर से उनका परिचय करवाते हुए कहा, ये एलन दानुता हैं रीचर, रिटायर्ड और वरिष्ठ सैनिकों के मामलों के स्पेशलिस्ट। ये वॉशिंगटन से हैं और सबसे बेहतरीन। हम सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब हम जेम्स बार से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि डॉक्टर एलन शायद फ़ोन या ईमेल पर ही मशवरा देंगे, लेकिन वो तो उड़कर सीधे यहीं पहुंच गए। लगता है आज मेरी किस्मत की पोटली ही खुल गई है। डॉक्टर मेसन और डॉक्टर नीबूर भी ब्लूमिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 1 हफ्ते तक यहीं हैं। वो भी गाड़ी से सीधे इधर ही चले आए। उनमें से डॉक्टर मेसन याददाश्त की कमी से जुड़ी बीमारियों की स्पेशलिस्ट थी और डॉक्टर नीबूर जोर, दबाव, धमकी वगैरह के मामलों का स्पेशलिस्ट था। रीचर ने उनसे हाथ मिलाया और फिर 1 मिनट के लिए हेलन से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। हेलन उसके साथ बाहर आई और उसने ऑटो पार्ट्स स्टोर में मिली लड़की और उसके बाद ज़ेब ओलिवर के घर पर जो हुआ वो सब कुछ उसे जल्दी जल्दी बताया। जिस आदमी के साथ ज़ेब गया, क्या उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? हेलन ने पूछा। नहीं, किसी को भी नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई छोटा मोटा डोप डीलर है। ज़ेब के घर के पीछे एक बार्न है जिस पर ताला लगा हुआ था। वो शायद ड्रग्स वगैरह की लैब हो सकती है या फिर स्टोर रूम। ड्रग्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ हेलन, क्योंकि वो सारे के सारे कल काफ़ी कूद फांद कर रहे थे, 6 के 6। शायद उन्होंने स्पीड का इस्तेमाल किया था। ऐसा मैं आज उस लड़की की हालत देखकर कह रहा हूँ। आज वो काफ़ी अलग सी नज़र आई, थकी सी, गिरी सी और बुझी बुझी। ये एम्फेटामाइन हैंगओवर के लक्षण हैं। तो फिर इससे नतीजा क्या निकलता है? हेलन ने कहा। तुम इसे ज़ेब ओलिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। उसने किसी के कहने पर यह सब किया और इसके लिए उसे $1000 मिले। इतनी रकम खर्चने वाला कोई मोटी चमड़ी वाला ही होगा, ऑटो पार्ट्स का मैनेजर नहीं। तो तुम्हारे ख्याल से जेम्स बार का संबंध डोप डीलरों से था? हेलन ने पूछा। ज़रूरी नहीं है हेलन, लेकिन हो सकता है किन्हीं अनजान कारणों से वो ऐसे ही किसी आदमी के दबाव में आ गया हो। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हम डॉक्टर मेसन को ये पता लगाने देते हैं कि अपनी याददाश्त गुम हो जाने को लेकर जेम्स बार कोई मक्कारी तो नहीं कर रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो सब कुछ उगलवाने का सीधा रास्ता यही होगा कि उसे पकड़कर उसकी इतनी तोड़ाई की जाए कि वो सब कुछ उगलने पर मजबूर हो जाए। और अगर वो मक्कारी ना कर रहा हो तब रीचर, तो फिर दूसरे रास्ते पर जाएंगे। पहले तो देखते हैं कि ये डॉक्टर क्या कहते हैं। भाग 7। तीनों डॉक्टर, रीचर और हेलन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। ग्रेगोर लिंस्की उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो पार्किंग लॉट से 50 फुट दूर अपनी कैडिलॉक में बैठा था, जिसे ज़ेब ओलिवर की माँ ने पिछली रात अंधेरे में देखा था। फिर उसने द ज़ैक को फ़ोन लगाया। हाँ बोलो लिंस्की। ये सोल्जर तो बड़ा ही चतुर निकला। वो उस लड़के के घर तक भी पहुंच गया। और फिर उसके बाद? उधर से द ज़ैक ने पूछा। उसके बाद तो कुछ नहीं, लड़का अब वहाँ है ही नहीं। कहाँ है लड़का? द ज़ैक ने पूछा। बांट दिया। सिर और हाथ तो नदी में गए और बाकी का हिस्सा न्यू फर्स्ट स्ट्रीट में 8 गज नीचे दबा पड़ा है। ठीक है, फिलहाल उधर क्या चल रहा है?
फिलहाल तो वो सोल्जर और वकील हॉस्पिटल में हैं, साथ में 3 लोग और भी हैं, शायद डॉक्टर हैं। हमारे लिए कोई खतरा? द जैक ने सवाल किया। लगता तो नहीं। ये लोग हाथ पैर तो मारेंगे ही, ये तो सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। मिलनी भी नहीं चाहिए, और इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है, द जैक ने कहा और फ़ोन काट दिया। भाग 8। हॉस्पिटल शहर की बाहरी सीमा पर था। एक लंबे कॉरिडोर से गुजरता हुआ रीचर लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। दोनों डॉक्टर उसके आगे आगे थे। उनके ठीक पीछे एलन दानुता और हेलन रॉडिन थे। डॉक्टर लिफ्ट के पास पहुंचे और डॉक्टर नेबूर ने बटन दबा दिया। तभी हेलन रॉडिन पीछे मुड़ी और उसने रीचर को वहीं बीच में ही रोक लिया। फिर उसने कहा, तुमने आइलीन हटन का नाम सुना है कभी? क्यों, क्या हुआ? रीचर ने पूछा। मेरे डैडी ने गवाहों की नई लिस्ट भेजी है फैक्स से। उसमें ये नाम भी है। ये आर्मी से संबंधित दिखाई दे रही है। क्या तुम जानते हो इसे? रीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलन उसकी तरफ मुड़कर धीरे से बोली, मुझे ये जानना है रीचर कि ये औरत कितना कुछ जानती है। रीचर के मन में विचार आया, अब ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। ऊपर से वो धीरे से बोला, वो प्रोसिक्यूटर थी। कब? 14 साल पहले? हाँ। तो कितना कुछ जानती हो सकती है ये? मेरे ख्याल से वो अभी पेंटागन में है, रीचर ने कहा। वो कितना जानती है रीचर, ये बताओ मुझे। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, सब कुछ। सब कुछ? कैसे? तुमने तो कहा था ये मामला कोर्ट तक गया ही नहीं था। लेकिन फिर भी आइलीन हटन जानती है हेलन। लेकिन कैसे रीचर? क्योंकि मेरे और उसके बीच। हेलन ने उसे घूरा और बोली, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं हेलन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो तुमने उसे सब कुछ बताया? देखो हेलन, हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। आपस में कई बातें शेयर करना एक आम बात थी। वो काफ़ी अच्छा टाइम था और आइलीन एक अच्छी इंसान थी। शायद अब भी है। हम एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। हेलन बड़ी ही हैरान परेशान दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ये तो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ही जानकारी हासिल हो गई मुझे। मामला अब हाथ से निकलता दिखाई पड़ रहा है रीचर। देखो हेलन, उसे जो भी पता है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। जितना मैं कर सकता हूँ उतना भी नहीं। ये बात अभी भी गोपनीय है और आइलीन अभी भी आर्मी में ही है, यकीन मानो मेरा। तो फिर उसका नाम इस लिस्ट में क्यों है रीचर? वो मेरी गलती से हुआ है। असल में तुम्हारे पिता के सामने मेरे मुंह से पेंटागन का नाम निकल गया था, तो उन्होंने ज़रूर वहाँ खंगाला है और इसीलिए आइलीन का नाम बीच में आया है। तभी लिफ्ट की बेल बजी और सब लोग दरवाजे की तरफ सरक गए। हेलन ने कहा, तुम उससे बात करने जा रहे हो। वो यहाँ स्टेटमेंट देने आई है। पता करो कि वो क्या कहने वाली है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता हेलन। अब तक शायद वो 1 स्टार जनरल बन चुकी होगी। वो सब मैं नहीं जानती। तुम कोई भी रास्ता निकालो, पुरानी यादें ताज़ा करो, जो करना है करो, लेकिन ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ क्या कहने आई है। अब तक लिफ्ट 6ठे फ्लोर पर पहुँच चुकी थी। उन सभी की तलाशी ली गई और कुछ फॉर्म्स पर उनके साइन करवाए गए। फिर एक डॉक्टर आकर उन्हें एक छोटे से वेटिंग एरिया में ले गया। उसने बताया, जेम्स बार जाग चुका है और ठीक से बात भी कर रहा है। अभी उसकी हालत स्थिर सी लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से ठीक है, और इसीलिए हम एक बार में सिर्फ 2 ही लोगों को मिलने की इजाज़त देंगे और उम्मीद करेंगे कि मिलने वाला ज़्यादा लंबी बात नहीं करेगा। अभी फ़िलहाल उसकी बहन उसके पास है। जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक आप लोग यहीं इंतज़ार करें। फिर डॉक्टर उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। हेलन ने निर्णायक स्वर में कहा, पहले मैं अंदर जाऊंगी अकेले, ताकि मैं उसे अपना परिचय दे सकूं और वकालतनामे पर उसके साइन ले सकूं। उसके बाद डॉक्टर मैसन उसे देखेंगे और उसके बाद उनके नतीजों के आधार पर हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद रोज़मेरी बार बाहर आई। हेलन ने उससे कुछ बातें की और फिर अंदर चली गई। बाकी सब लोग बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठा ग्रेगोर लिंस्की जानता था कि इन लोगों को अंदर काफ़ी समय लगने वाला था। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर अंदर गए हुए लोग अलग अलग बाहर निकले तो वो किसके पीछे जाएगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि जो भी अकेला कुछ करने निकलेगा वो उसी के पीछे जाएगा।
उसके हिसाब से सोल्जर ही ऐसा करने वाला था, क्योंकि वकील और डॉक्टर तो अपने अपने ऑफिसों को ही जाते। सिर्फ एक सोल्जर ही ऐसा बंदा था जिसका कतई कोई भरोसा नहीं था। भाग 8। हेलन रॉडिन जेम्स बार के कमरे से पूरे 15 मिनट के बाद बाहर आई और सीधे वेटिंग एरिया में पहुंची। उसके बाद बारी थी डॉक्टर मेसन की। उनके अंदर जाने के बाद हेलन ने बाकी सबको बताया। जेम्स बार देखने में तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा है। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है और मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है। उसे रेडियो पर बेसबॉल की कमेंट्री सुनना याद है, जो पिछले हफ्ते की भी हो सकती है, या पिछले महीने की भी, या फिर पिछले साल की भी। दानुता ने सवाल किया, उसने तुम्हें अपना वकील मान लिया? सिर्फ जुबानी माना है, असल में वो साइन कर ही नहीं सकता। उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े बेड से बंधे हुए हैं। मैंने उसके ऊपर लगे आरोपों और सबूतों के बारे में उसे सब बताया, और अब वो ये नतीजा निकाल रहा है कि वो वाकई इन सारी चीज़ों का दोषी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे हम कैसे काम करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि डॉक्टर मेसन का क्या कहना है। डॉक्टर मेसन 20 मिनट के बाद वापस लौटी। उसके कदमों के बीच का फासला, आंखों के भाव और कसे हुए जबड़ों से ही रीचर ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। उसके मन में कोई अनिश्चितता नहीं थी, फैसले को लेकर कोई भ्रम नहीं, कोई शक नहीं, कुछ भी नहीं। वो वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, बीते समय की बातों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाने वाला स्थायी स्मृति भ्रम पूरी तरह से असली है, और ये केस एकदम साफ है। वो कितने समय पहले तक की बातें भूला है, ये बात मेजर लीग बेसबॉल तय करेगा। आखिरी चीज़ जो उसे याद है वो एक खास कार्डिनल गेम था, लेकिन मेरा पूरा अंदाज़ा है कि ये 1 हफ्ते या उससे पहले का ही होगा, अगर हम आज से शुरू करके गिनते हैं तो। हेलन तुरंत बोली, इसमें तो शुक्रवार भी शामिल है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है मिस हेलन। बढ़िया, फिर तो हो गया काम। हेलन चहक कर उठ खड़ी हुई। बाकी लोग भी उसी के साथ उठकर खड़े हो गए और एग्जिट दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रीचर एकदम से कोई फैसला नहीं कर पाया। फिर उसने कहा, आप लोग चलिए, मैं अंदर अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हेलन उसके करीब आकर बोली, तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो? फिक्र मत करो हेलन, मैं उसकी लाइफ सपोर्ट बंद करने नहीं जा रहा हूँ। असल में मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी एलिबाई तो है नहीं। इसलिए तुम चिंता मत करो और जाओ। थोड़ी ही देर बाद सब लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए और रीचर पीछे मुड़कर दरवाजे का हैंडल घुमाकर जेम्स बार के कमरे में चला गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने ली चाइल्ड के नॉवल 1 शॉट का 3रा भाग।